नमस्कार, वंदे मातरम। दोस्तों, स्वागत है आप सबका सैनिक पाठशाला में। आज के वीडियो के 4 अहम जानकारियां लेके आया हूं। दोस्तों, अगर मैं आपको बोलूं कि सरकार ने 3% नहीं, 5% नहीं, 10% नहीं, बल्कि इकट्ठा एक झटके में 20% डीएडीआर की बढ़ोतरी कर दी है, तो आप शायद नहीं मानेंगे, लेकिन जी हां, हुआ है ऐसा ही। आगे इसके बारे में बताऊंगा। बहुत सारे पूर्व सैनिकों को भी इसका फायदा मिलेगा। जी हां दोस्तों, चलिए इसके साथ ही साथ दोस्तों, 8वें पे कमीशन में कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का प्रपोजल है। बहुत सारी संस्थाओं ने इस प्रपोजल को सामने रखा है पे कमीशन के पास, लेकिन अगर इस प्रपोजल में रिकमेंडेशन हो जाता है तो क्या जो पुराने पेंशनर हैं, जिनका कम्यूटेशन कट के खत्म हो चुका है या जिनका अभी कट रहा है, क्या उनको भी फायदा मिलेगा? या आने वाले समय में जो पेंशन आउट होंगे 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद, केवल उनके केस में यह फायदा दिया जाएगा? इसको लेकर भी आगे इस वीडियो में चर्चा करेंगे दोस्तों। इसके साथ ही साथ दोस्तों, डीएसपी यानी कि डिफेंस सैलरी पैकेज, एसबीआई में इसको डीएसपी कहते हैं, पीएनबी में इसको पीएनबी रक्षक कहते हैं। इसी तरीके से अलग अलग बैंकों में इसका अलग अलग नाम है। तो इसमें कौन सी बैंक्स क्या क्या सुविधाएं पेंशनर्स को देती हैं, उसका भी एक कंपेरेटिव चार्ट आपको दिखाऊंगा दोस्तों। इसके साथ ही साथ 25% आरक्षण किसी भी चीज में अगर पूर्व सैनिकों के लिए अलग से रख दिया जाए तो कितनी बड़ी बात होगी पूर्व सैनिकों के लिए। जी हां, कुछ ऐसा ही हुआ है। दुकान आवंटन में 25% का आरक्षण किया गया है, जो एक बेहद अहम शुरुआत है। इसके बारे में भी आगे जानकारी हासिल करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते दोस्तों। सबसे पहली जानकारी, जैसे आप देख पा रहे हैं, डीएसपी अकाउंट में पेंशनर्स के लिए सुविधाओं का समरी। देखें कौन से बैंक से क्या सुविधा। जी हां दोस्तों, कौन सा बैंक हमें क्या क्या सुविधाएं देता है, उसको लेकर के एक समरी लेके आया हूं, उसको चलिए देखते हैं। तो दोस्तों, ये आप देख पा रहे हैं पेंशनर्स के लिए क्या क्या फैसिलिटीज बैंक द्वारा दी जाती हैं। दोस्तों, ये डायरेक्टरेट ऑफ इंडियन आर्मी वेटरन्स की तरफ से जारी की गई ये डॉक्यूमेंट है। देखिए, पहले तो सीरियल नंबर, फिर बैंक विथ वैलिडिटी डेट, यानी कि जो करार है, जो एग्रीमेंट है, कब तक है, कौन से बैंक का, ये इसमें मिलेगा आपको। उसके बाद पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस और डिसेबिलिटी का ये डिटेल्स दोनों कॉलम में मिलेगा। फिर एयर एक्सीडेंट का यहां मिलेगा। फिर एड ऑन कवर, इसके अलावा भी क्या क्या जो है कवरेज होंगे वो आपको यहां मिलेगा। फिर एडिशनल असिस्टेंस ऑन डेथ, ये एडिशनल अगर कोई असिस्टेंस है तो वो भी आपको यहां मिलेगा। फिर लोन कंसेशन यहां मिलेगा। फिर ओवरड्राफ्ट, मतलब एक्स्ट्रा आप कितना ड्रॉ कर सकते हैं वो होगा। फिर एडिशनल बेनिफिट लास्ट वाले कॉलम में होगा। तो सबसे पहले देखिए, पंजाब एंड सिंध बैंक का है 1 करोड़ अप टू 1 करोड़ का जो है पर्सनल एक्सीडेंट इंश्योरेंस है। फिर एयर एक्सीडेंट के लिए है 1.2 करोड़। प्लास्टिक सर्जरी में 10 लाख है। एम्बुलेंस चार्जेस में 3000 है। इमरजेंसी में ये देखिए, तो इस तरीके से बहुत सारी सुविधाएं हैं। एडिशनल असिस्टेंस कुछ भी नहीं है। और लोन के केस में होम लोन जो है 8.45%। फिर पेमेंट एक्स्ट्रा जो प्री पेमेंट चार्ज होते हैं वो नहीं लगेंगे। लीगल एंड वैल्यूएशन चार्जेस बोर्न बाय द बैंक, बैंक ही सारे चार्जेस जो है खुद ही उठाएगा। उसके अलावा अप टू 3 लाख तक का एक्टिव रुपे सिलेक्टेड डेबिट कार्ड मिलेगा। फिर अनलिमिटेड एट पीएसबी एटीएम, 5 फ्री ट्रांजैक्शन एट अदर बैंक्स, ये हो गया इस बैंक का। फिर आगे देखिए एचडीएफसी बैंक, मैं आगे आपको डिटेल्स में दोस्तों पीएनबी और एसबीआई का समझाता हूं, क्योंकि आप बाकी बैंकों का यहां पर देख करके समझ सकते हैं, वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं, क्योंकि पीएनबी और एसबीआई में ही ज्यादातर पेंशनर्स के खाते हैं, तो उनका मैं समझा देता हूं। हालांकि बाकी बैंकों में भी हैं, लेकिन फिर भी आप यहां पर वीडियो को पॉज करके समझ सकते हैं। यह है यूनियन बैंक का, और करार उनका एग्रीमेंट कब कब तक है, ये 20 जून 2028 तक है, इनका 5 जनवरी 29 तक है, इनका 2 जनवरी 2027 तक है। तो इसी तरीके से बाकी बैंकों का, चलिए हम चलते हैं अभी आगे। ये रहा एसबीआई का, तो ये वाला जो एसबीआई वाला है सबसे ऊपर वाला इसमें, तो एसबीआई का जो एग्रीमेंट है कब तक है, ये 15 जनवरी 2028 तक वैलिड है। 50 लाख का इंश्योरेंस कवरेज है, एयर एक्सीडेंट वगैरह के लिए नील है। फिर एडिशनल और क्या क्या कवरेज है, मैक्सिमम 10 लाख तक का प्लास्टिक सर्जरी का जो है खर्चा है। फिर इंपोर्टेड मेडिसिन में 5 लाख रुपए तक का रिबेट है। डेथ आफ्टर कोमा में 2 लाख रुपए का कंपेंसेशन है। एयर एम्बुलेंस के लिए 10 लाख रुपए तक। फैमिली ट्रांजैक्शन मैक्सिमम 20,000 तक के लिए। रिपाट्रिएशन ऑफ मोर्टल रिमेन्स, यानी कि जो
अस्थियां हैं, जो आखिरी निशानी है, उनका ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी है 20,000 रुपए। फिर एम्बुलेंस चार्जेस मैक्सिमम 15,000 तक। एक्सप्रेस क्रेडिट लोन मैक्सिमम 5 लाख तक, ये एडिशनल कवरेज है। फिर एजुकेशन बेनिफिट 5 लाख तक के लिए मेल एंड 10 लाख फॉर गर्ल चाइल्ड के लिए, 18 से 25 साल का उम्र के बीच के बच्चों के लिए। फिर गर्ल चाइल्ड मैरिज के लिए बेनिफिट ऑफ 5 लाख फॉर 2 चिल्ड्रेन, 18 से 25 साल तक के लिए। फिर प्रोसेसिंग चार्ज, कोई भी लोन प्रोसेसिंग के लिए बिल्कुल ही फ्री ऑफ कॉस्ट है, प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेंगे। इसके अलावा फ्री एड ऑन डेबिट कार्ड फॉर जॉइंट अकाउंट होल्डर्स, अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन ऑल बैंक्स। लेकिन इसमें एक बदलाव हुआ है, दूसरे बैंकों में अब 5 ट्रांजैक्शन का लिमिट बना दिया गया है। चलिए अब इसके साथ साथ पीएनबी का समझते हैं। पीएनबी में 12 जनवरी 2029 तक इसका वैलिडिटी है। 50 लाख का है इंश्योरेंस कवरेज, अप टू 50 लाख। फिर एयर एक्सीडेंट में 1 करोड़ रुपए का है। प्लास्टिक सर्जरी अप टू 10 लाख, इंपोर्टेड मेडिसिन अप टू 10 लाख। डेथ आफ्टर कोमा में 2 लाख रुपए है। रिपेट्रिएशन कॉस्ट ऑफ अप टू 30,000 है। उसके बाद फनरल एक्सपेंडिचर है 10,000। इमरजेंसी मेडिकल एक्सपेंडिचर अप टू 10,000। एम्बुलेंस चार्जेस अप टू 5,000 रुपए तक का जो है कंपेंसेशन दिया जाता है। फिर लोन के लिए जो एजुकेशन और एक्स्ट्रा क्या क्या बेनिफिट है, देखिए एजुकेशन बेनिफिट फॉर 5 लाख पर चाइल्ड, अप टू 2 चिल्ड्रेन मैक्सिमम ओवर 4 इयर्स। गर्ल चाइल्ड मैरिज कवर 10 लाख टू 1 गर्ल चाइल्ड, ये भी फैसिलिटीज है। फिर 100% प्रोसेसिंग फी वेब, यानी कि कोई भी आपका लोन का प्रोसेसिंग चार्जेस नहीं लगेगा। फिर एडिशनल 2 लाख से 10 लाख तक डेबिट कार्ड का लिमिट होगा। अनलिमिटेड फ्री ट्रांजैक्शन ऑल बैंक्स। तो इस तरीके से सुविधाएं हैं। इसके साथ साथ देखिए आईसीआईसीआई बैंक में 12 नवंबर 2028 तक लागू है ये उनका एग्रीमेंट। फिर कोटक महिंद्रा बैंक में 4 अगस्त 2027 तक लागू है। आप यहां पर वीडियो को पॉज करके भी समझ सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर उसको पढ़ के भी समझ सकते हैं। तो यहां डिटेल्स देख पा रहे हैं, मैंने 2 बैंक का आपको डिटेल्स में समझा दिया। इसके अलावा और भी बैंक्स हैं, ये देखिए और बैंक्स हैं। देखिए एक्सिस बैंक का है, एक्सिस बैंक का है। फिर आगे यस बैंक भी है। ये देखिए पहले तो एक्सिस बैंक का 29 अक्टूबर 2028 तक है। फिर यस बैंक का 5 फरवरी 2026 तक, ये शायद अभी रिन्यू होने वाला होगा। आगे जून 2027 तक बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया का 2028 मार्च तक है। इस तरीके से ये फैसिलिटीज हैं, ये सुविधाएं हैं। तो ये रही दोस्तों, ये कुल मिलाकर इतने बैंकों में अभी फिलहाल करार है जो पेंशनर्स के लिए, खास करके ये जो लिस्ट है ये पेंशनर्स के लिए है। तो इतने बैंकों के साथ करार हैं दोस्तों। तो अब चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। और अगली जानकारी दोस्तों, लो जी गजब हो गया। 3%, 4%, 7% या 10% नहीं, बल्कि एक झटके में सरकार ने बढ़ा दी 20% डीएडीआर। जी हां दोस्तों वेस्ट बंगाल में पिछले कई सालों से डीएडीआर में बढ़ोतरी नहीं हुई थी, जिस वजह से नई सरकार आते ही अब उस सरकार ने यह ऐलान कर दिया है कि अब इकट्ठा ही 20% डीएडीआर की बढ़ोतरी होने जा रही है। ये जो खबरें आप देख पा रहे हैं दोस्तों, फिलहाल 18% के हिसाब से वेस्ट बंगाल के कर्मचारियों पेंशनर्स को डीएडीआर मिल रहा है। तो ऐसे में सीधा 20% की बढ़ोतरी करते हुए अब इसको 38% के हिसाब से देने का ऐलान किया गया है। तो दोस्तों बहुत सारे पूर्व सैनिक भी रिटायरमेंट के बाद बंगाल सरकार में लगे होंगे, नौकरी में होंगे। अब उन पूर्व सैनिकों को इसका फायदा मिलेगा। साथ ही साथ जितने भी कर्मचारी हैं, जितने भी पेंशनर्स हैं बंगाल सरकार के, उन सभी को अब इस 20% डीएडीआर बढ़ोतरी का सीधा सीधा फायदा आने वाले समय में मिल पाएगा। तो ऐसे ही दोस्तों घोषणाएं, ऐसे बड़े बड़े ऐलान बहुत कम देखने को मिलते हैं। इकट्ठा 20% की बढ़ोतरी हो जाना बड़ी बात है। खैर सबके लिए लागू नहीं है, केवल बंगाल में जो कर्मचारी या पेंशनर्स हैं, क्योंकि बंगाल में पिछले कई सालों से डीएडीआर में बढ़ोतरी नहीं कराया गया था। इवन बंगाल का तो डीएडीआर का एरियर के लिए कर्मचारी और पेंशनर्स सुप्रीम कोर्ट तक भी चले गए, जिससे माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कर्मचारियों और पेंशनर्स के फेवर में जजमेंट भी दिया था। लेकिन अब जो करंट वाला डीए, वो तो पुराना डीएडीआर का एरियर के लेकर के सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, लेकिन अब जो करंट में डीएडीआर मिल रहा था वो केवल 18% ही मिल रहा था। तो उसको बढ़ा करके अब 38% करने का ऐलान कर दिया गया, सीधे सीधे 20% की बढ़ोतरी के साथ। तो चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते दोस्तों। 8वें वेतन आयोग में कम्यूटेशन अगर 11 या 12 साल हो जाए तो क्या पुराने पेंशनर्स को भी मिलेगा लाभ? दोस्तों
आप सबको पता है कि 8वें पे कमीशन में एक अहम मुद्दा यह भी है कि जो कम्यूटेशन की अवधि है उसको 15 साल से कम किया जाए। इसमें बहुत सारे जस्टिफिकेशन दिए गए हैं। पहले जो ब्याज का रेट हुआ करता था या आज के डेट में जो आरबीआई का भी रेपो रेट या रिवर्स रेपो रेट होता है, उसमें बहुत ज्यादा अंतर है। जिस समय में वर्तमान के कम्यूटेशन के टेबल को बनाया गया था, उस समय से लेकर उन कम्यूटेशन का टेबल में बहुत सालों से कोई बदलाव नहीं किया गया है। तो इन तर्कों के साथ लगभग हर संस्था ने, लगभग हर डिपार्टमेंट ने कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का मुद्दा पे कमीशन के सामने रखा है। तो ऐसे में क्योंकि इस मुद्दे में पे कमीशन की तरफ से कुछ ना कुछ रिकमेंडेशन जरूर आएगा, तो ऐसे में जैसे ही अगर कम्यूटेशन की अवधि को कम करने का रिकमेंडेशन आता है, मान लीजिए 12 साल, 13 साल या कुछ भी, तो ऐसे में क्या जिनका कम्यूटेशन ऑलरेडी कट के खत्म हो चुका है, जो पुराने पेंशनर हैं, क्या उनको भी फायदा मिलेगा? या तो वर्तमान में जिनका कम्यूटेशन कट रहा है, क्या उनको भी फायदा मिलेगा? या केवल उन पेंशनर को फायदा मिलेगा जो 8वां पे कमीशन लागू होने के बाद रिटायर होंगे? जी हां, क्योंकि दोस्तों 8वां पे कमीशन जब भी रिकमेंडेशन देगा तो पुराने लोगों को उसका असर देते हुए रिकमेंडेशन दे, ऐसे चांसेस कम है। पेंशन में बढ़ोतरी वो अलग चीज है, लेकिन इस तरीके के रिकमेंडेशन, नया अलाउंसेस, नया रूल्स लागू करते हुए पुराने पेंशनर्स को इंक्लूड करने के चांसेस बहुत कम है। तो ऐसे में जैसे ही रिकमेंडेशन आता है, अगर इसको अवधि को कम किया जाता है तो कहीं ना कहीं दोबारा से हमें प्रोसेस करना पड़ेगा, हमें अपनी तरफ से जोर लगाना पड़ेगा, हमारे एसोसिएशंस को फिर से जागना पड़ेगा, सरकार के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश करनी पड़ेगी कि जितने भी पुराने कर्मचारी या पेंशनर्स हैं जिनका ऑलरेडी खत्म हो गया या जिनका कटिंग चल रहा है कम्यूटेशन, उनको भी उसका फायदा मिल सके। लेकिन सीधे सीधे 8वां पे कमीशन जरूर ऐसा रिकमेंडेशन नहीं करेगा। उनका रिकमेंडेशन यही होगा कि पे कमीशन लागू होने के बाद जो रिटायर होंगे उन पेंशनर्स के केस में ही यह अवधि कम करने का शायद फैसला या रिकमेंडेशन दिया जाएगा। तो ऐसे में आने वाले समय में हमें तैयार रहना पड़ेगा, जितनी भी संस्थाएं, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं, इसको लेकर तैयार रहना पड़ेगा ताकि पुरानों को भी इसका फायदा मिले। उसको लेकर के कुछ प्रोविजन, कुछ कंडीशंस रिकमेंडेशन में सबमिट कराया जा सके, इंक्लूड कराया जा सके। आप अगर सहमत हैं कि पुराने कर्मचारियों, पुराने पेंशनर्स का भी कम्यूटेशन में फायदा उनको भी जो है, जो रिकवर एक्स्ट्रा हुआ है वो वापस करके दिया जाना चाहिए, तो जरूर कमेंट कीजिएगा दोस्तों। चलिए अब अगली जानकारी की ओर आगे बढ़ते हैं। अधिसूचना जारी की गई है, दुकान आवंटन में पूर्व सैनिक और उनके आश्रितों को 25% आरक्षण। जी हां दोस्तों, ये एक बहुत ही पॉजिटिव खबर है। जी हां, कहीं अगर किसी सरकारी एरिया में, सरकारी मॉल में या सरकारी जो दुकान बनाए गए उनमें अगर पूर्व सैनिकों के लिए 25% आरक्षण दिया जाए तो ये पूर्व सैनिकों के हक में एक अहम जबरदस्त फैसला है। इसको लेकर के एक रिपोर्ट सामने आई है, चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों ये आप अमर उजाला की खबर देख पा रहे हैं और खबर है मेरठ से आई है। और खबर क्या है इसमें अगर आप देखेंगे तो मेरठ न्यूज, छावनी परिषद की दुकानों में पूर्व सैनिकों को 25% आरक्षण मिलेगा। तो देखिए, छावनी परिषद में जो दुकानें सरकारी स्कीम के तहत बनाई गई हैं उसमें पूर्व सैनिकों के लिए 25% आरक्षण देने की बात की गई है। ये जो फैसला है, अधिसूचना भी है इसकी, तो इसको पूरे देश भर में लागू करना चाहिए। बहुत सारे ऐसे पूर्व सैनिक हैं जो अपना बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी दुकान चलाना चाहते हैं, तो उनके लिए कहीं ना कहीं इस रिजर्वेशन से, इस तरीके के जो आरक्षण है उनसे फायदा होगा। तो पूरी खबर आप देखिए, पूरी खबर में यहां पर ये देखिए, मेरठ छावनी परिषद की दुकानों में अब पूर्व सैनिकों, उनके आश्रितों और युद्ध विधवाओं को 25% आरक्षण मिलेगा। दिव्यांग सैनिकों व पूर्व सैनिकों की विधवाओं को भी यह लाभ दिया जाएगा। रक्षा मंत्रालय ने इस संबंध में प्रारूप नियमों की सार्वजनिक सूचना जारी की है। अब देखिए, अब इसमें जो सरकार की तरफ से यह अधिसूचना भी बताई गई है, क्या अधिसूचना भी जारी की गई है। यह जानकारी छावनी परिषद मेरठ के मुख्य अधिशाही अधिकारी जाकिर हुसैन ने दी है। उन्होंने संयुक्त सचिव प्रीति मीना द्वारा जारी अधिसूचना का हवाला दिया है, यानी कि अधिसूचना भी जारी कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि नियम छावनी बोर्डों द्वारा प्रबंधित सार्वजनिक बाजारों की सभी दुकानों पर लागू होंगे। इनमें कार्यालय, स्टोर रूम, गोदाम, माल गोदाम, कार्यशाला या कार्यस्थल शामिल हैं। पूर्व सैनिकों आदि को 25% आरक्षण के बाद शेष 75% दुकानों में अन्य वर्गों को आरक्षण मिलेगा।
इनमें से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, गैर क्रीमी लेयर और दिव्यांग जन शामिल होंगे। दुकानों का आवंटन छावनी बोर्ड द्वारा प्रत्येक श्रेणी को पात्र बोलीदाताओं के बीच प्रतिस्पर्धी बोली से किया जाएगा। यानी कि दोस्तों पहले 25% जो 25% जो आरक्षण है पूर्व सैनिकों को देने के बाद जो बचा हुआ 75% है वो बाकी के जितने भी आरक्षण है उनको दिया जाएगा। तो कहीं ना कहीं ये स्वागत योग्य कदम है पूर्व सैनिकों को, क्योंकि पूर्व सैनिक जो होते हैं वो कम उम्र में रिटायरमेंट आते हैं। हमारी देश की सेना को युवा रखने के लिए ये किया जाता है। तो रिटायरमेंट आ जाने के बाद सभी जो है नौकरी सभी को नहीं मिलता, सभी रीएम्प्लॉयड नहीं हो पाते, सभी को जो है काम अच्छा नहीं मिल पाता। तो ऐसे में इस तरीके के स्कीम दुकानों में जो दुकान आवंटन में रिजर्वेशन वगैरह अगर हर राज्य में लागू किया जाए तो ये स्वागत योग्य कदम है, ये अच्छी शुरुआत है। तो हम अपील करते हैं कि सभी देश भर में जितने भी इस तरीके के स्कीम होते हैं उनमें पूर्व सैनिकों को जरूर इस तरीके से रिजर्वेशन दिए जाए। आपका क्या मानना है दोस्तों? आप भी अगर चाहते हैं कि ऐसा रिजर्वेशन पूरे देश भर में होना चाहिए, कमेंट जरूर कीजिएगा। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में इन्हीं जानकारियों के साथ आया था। आने वाले समय में और कोई जानकारीदायक आपसे सरोकार रखने वाला विषय लेके मैं फिर से हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।